लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ईरान में ईएमआई पर राशन खरीदने का पूरा सच क्या है। 2 दिन पहले 10 जून को हमने इसी शो में आपको ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट दिखाई थी। ये रिपोर्ट, ये दावा ईरान इंटरनेशनल का है, जो ये दावा करती है कि ईरान में कीमतें बढ़ने से लोग अब राशन और घरेलू इस्तेमाल की दूसरी चीजें इंस्टॉलमेंट्स यानी ईएमआई पर खरीद रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संस्थान है जो विशेष रूप से ईरान की खबरों को दुनिया तक पहुंचाता है और इसका मुख्यालय लंदन में है। दुनिया में जितने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान हैं, वो कई बार ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट को प्रसारित कर चुके हैं और इनमें द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द गार्डियन का नाम शामिल है। और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने ईरान की खबरों के लिए बहुत बार ईरान इंटरनेशनल की खबरों को प्रकाशित किया है और इससे यह पता चलता है कि पूरी दुनिया का मीडिया ईरान इंटरनेशनल की खबरों को कवर करता आया है। अब हमने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ 10 जून को ईरान इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट दिखाई और ये बताया था कि ये ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है और ये दिखाया था कि ईरान में लोग अब कीमतों में वृद्धि के कारण राशन भी, सोचिए खाने पीने की चीज भी ईएमआई लोन पर खरीद रहे हैं और वहां के दुकानदार खुद इसकी सुविधा दे रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वहां के दुकानदार ये सुविधा दे रहे हैं कि आप लोन पर, ईएमआई पर ये राशन खरीद सकते हैं। लेकिन भारत में ईरान के दूतावास ने इस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया और एक्स पर यह लिखा कि हमने गलत खबर दिखाई है और ईरान में जरूरी चीजों की आपूर्ति किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हुई है। इसी में आगे यह भी लिखा गया कि हमने जिस ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर प्रसारित की है वो ईरान इंटरनेशनल ईरान विरोधी है और उसकी किसी भी खबर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब यहां 2 बातें समझनी जरूरी है। पहली बात यह कि हमने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा था कि ईरान में जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित हुई है। हमने ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बताया था कि आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन रिकॉर्ड कीमतों के कारण लोगों के लिए राशन और घरेलू चीजों को खरीदना मुश्किल हो गया है और इसके कारण लोग ईएमआई पर राशन खरीद रहे हैं। सामान की आपूर्ति नहीं है, यह तो विषय ही नहीं था। दूसरी बात, हमने खुद से कोई दावा नहीं किया था। हमने ईरान इंटरनेशनल को कोट करते हुए पूरी खबर बताई थी जिसे भारत में ईरान का दूतावास गलत बता रहा है। अब ईरान का दूतावास कह सकता है कि वो ईरान इंटरनेशनल पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी बात यह है कि यही रिपोर्ट दुनिया के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित की है, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम खुद ये जानना चाहते थे कि अगर ईरान इस खबर को खारिज कर रहा है तो फिर ईरान इंटरनेशनल ने यह खबर कैसे प्रकाशित की। इसके लिए हमने पहले यह देखा कि ईरान इंटरनेशनल में यह रिपोर्ट किस पत्रकार के हवाले से लिखी गई है और जब हमने इसके बारे में पता लगाया तो हमारे सामने जो नाम आया वो था माजियार बहारी। माजियार बहारी ईरानी मूल के एक पत्रकार हैं जो इस वक्त लंदन में रहते हैं और ईरान वायर नाम की एक डिजिटल वेबसाइट वो चलाते हैं। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में इनकी कई रिपोर्ट्स, कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं जिन्हें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि माजियार बहारी कोई एक पत्रकार नहीं है और पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उन्हें जानता है। ये ऐसे कोई पत्रकार नहीं है जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं और अचानक से उन्होंने ये लिख दिया। उनकी खबरों को विश्वसनीयता के साथ माना जाता है, लेकिन यहां ईरान का दावा है कि इस मामले में उन्होंने गलत रिपोर्ट प्रकाशित की और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये ईरान ने दावा कर दिया। अब इसका पूरा सच जानने के लिए हमने माजियार बहारी से संपर्क किया, उनसे ये पूछा कि उनकी इस खबर का सोर्स क्या है। भाई, अगर माजियार बहारी ने इतनी बड़ी बात कही है तो फिर उनका सोर्स क्या है। इसके बाद उन्होंने हमें एक वेबसाइट का नाम बताया जो ईरान की राजधानी तेहरान में मीट, चिकन, मछली, अंडे जैसे उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करती है। जैसे हमारे देश में लोग अलग अलग एप्स से ऑनलाइन राशन का सामान खरीदते हैं, वैसे ही मिस्टर गजाब नाम के ऑनलाइन पोर्टल से तेहरान के लोग अपने सामान खरीदते हैं, मीट से जुड़े उत्पाद खरीदते हैं। अब बड़ी बात यह है कि पत्रकार माजियार बहारी हमें इस वेबसाइट की पूरी डिटेल भेजते हैं जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि अब इस ऑनलाइन पोर्टल पर तारा क्रेडिट पेमेंट की सुविधा शुरू हो गई है, जो उधार देने वाला एक मोबाइल ऐप है।
आप इस ऐप का इंटरफेस देख सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर फारसी भाषा में यह लिखा है कि तारा की इस भुगतान सुविधा सक्रिय हो गई है। फिर इसके नीचे लिखा है तारा क्रेडिट सुविधा, और फिर बाद में यह लिखा है कि अब आप अपनी जरूरी वस्तुओं को तारा क्रेडिट के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। यहां तारा का मतलब उस कंपनी से है जो लोगों को राशन, खाने पीने की चीजें, दूसरा सामान ऑनलाइन खरीदने के लिए लोन देती है। इसे क्रेडिट शॉपिंग भी कहा जाता है, यानी आज इस कंपनी से आप पैसे लेकर, लोन लेकर चिकन खरीदो और फिर आसान किश्तों पर आप उनका पैसा भरते रहो। ईरान में पिछले कुछ ही वक्त में तारा के 6,93,000 यूजर्स हो गए हैं और यह जानकारी उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। इसी में यह भी लिखा है कि इस कंपनी के पूरे ईरान में 16,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, जिनसे यह साबित होता है कि ईरान में यह कंपनी लोगों को अलग अलग जो सामान है जो वो खरीदना चाहते हैं उसके लिए, चाहे चिकन हो, अंडा हो, तक ईएमआई पर खरीदने की सुविधा दे रही है। और मिस्टर गसाब नाम के जिस ऐप पर लोग चिकन और अंडे ईएमआई पर खरीद रहे हैं, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अब तारा से ईएमआई पर सामान खरीदने की सेवा शुरू हो गई है। अब इससे यह पता चलता है कि ईरान इंटरनेशनल में जो खबर छपी और जिस पत्रकार के हवाले से यह खबर छापी गई, उनके पास अपना दावा साबित करने के लिए सबूत है। और ऐसे में इस बात का सवाल उठता ही नहीं कि हमने कोई गलत खबर चलाई। हमने वही बताया जो ईरान इंटरनेशनल में लिखा गया है, और हमने अपना सोर्स भी कोट किया। जिस पत्रकार ने यह दावा किया वो इसका सबूत भी दे रहे हैं, और मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया है जिसमें वो शब्दशः ये कहते हैं कि उनकी खबर पूरी तरह सही है। ईरान की सरकार का यह दावा गलत है कि ईरान में कीमतें बढ़ने से ऐसा कोई संकट नहीं है। देखिए। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो शख्स जिन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा है। माजियार बहारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ईरान वायर के चीफ हैं। क्योंकि आप सिर्फ अंग्रेजी में बोल पाते हैं और समझते हैं, तो मैं अपने दर्शकों के लिए हिंदी में पूछकर आपसे अंग्रेजी में पूछूंगी। आप अपनी स्टोरी पर क्या आज भी कायम है? आप अपनी स्टोरी को सही कैसे साबित करेंगे? मिस्टर बहारी, हाउ विल यू प्रूव दैट योर स्टोरी इन विच यू क्लेम दैट पीपल इन Iran are now buying basic goods, grocery on EMI, correct and true? What is the proof you have on basis of which you can say that your story stands correct? Well, all our stories are sourced by at least two people. We have two people as sources of the articles, and for these specific articles about installments, we have at least, for the recent one that we published yesterday, and it will be in English today, we've had 5 different sources. And also in the article that we're going to publish, we published yesterday in Persian, it will be in English today. It will be, we have the government sources as well in the article itself. Now, my question to you is, which exact grocery shop is asking for EMI payments? Which are these shops which are actually lending to people and which are saying that you can buy things from us, but you'll have to, and you can take loan and then pay us back in EMIs? Yes, in the article today, we have a screenshot from a website called Mr. Ghassab, which means Mr. Butcher. And in that post, Mr. Ghassab says that people can pay for their meat products and other needs through Tara, which is an Iranian version of PayPal, in installments. But I think the easiest thing to do for the Iranian government is to allow international journalists to visit Iran and have no restrictions and be able to talk to people. At the moment, there's an internet shutdown. Very few people have access to the internet. And also when foreign journalists go to Iran, they are under constant monitoring and cannot talk to ordinary people. So if they allow people, journalists, to talk to ordinary people and ordinary shopkeepers, I'm sure our stories will be verified. So the ball is really in the court of the Iranian government, because we are very comfortable with our reporting and we are very comfortable with our sources. Of course, the conversations between a grocery shopkeeper and the people cannot be recorded all the time. And also, the Iranian government has criminalized any kind of reporting by citizen journalists. So it's very
I think, audacious for the Iranian government to have the temerity to say that you have to prove that you're right. They can just easily just lift the ban for journalists, and they can easily prove it. No, but you are saying that journalists can't go into Iran and find out. We want to show our viewers also a report. हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महंगाई वहां पर है. And Mr. Behari, actually, two of our journalists from India Today Group went into Iran, covered their story. So how are you claiming that journalists are not allowed into Iran? And how will you answer the Iranian embassy, which is now saying, which has countered your story and thereby said that you are spreading a false narrative and propaganda against Iran, and they claim that you are not the real voice of Iran? Well, I don't know what Iran International does. I'm not part of Iran International. We are Iran Wire, and we are a different operation. But also in Persian, we have a saying that you said something, I believed you. You insisted, I doubted it, and then you swore by it. I knew that you were lying. So the very fact that the Iranian government is going out of its way, attacking journalists in a democracy like India for publishing the truth, shows that there is something going on. As I mentioned before, the foreign journalists are allowed in Iran, but they are on constant control. For example, when Liz Doucet goes to Iran, or someone from Channel 4 goes to Iran, they are not allowed to roam freely around the country. They always have to have a translator or quote unquote minder with them. And that person has to always report to the Ministry of Intelligence and Ministry of Culture and Islamic Guidance. So they are not as free. Yes, there are some journalists allowed into Iran, but they do not have the freedom to report whatever they want. Okay. नहीं, आज देखिए उनका क्या है, उनका क्या क्लेम है. वो ये कह रहे हैं कि आपका एजेंडा है टू डिफेम ईरान, आपका ये नैरेटिव है, प्रोपेगेंडा है ईरान को बदनाम करने के लिए. इसी वजह से आपने ईरान इंटरनेशनल में ये रिपोर्ट दर्ज की है. Well, the thing is that we do not work in vacuum. We work with Iranian people. We talk to Iranian people inside the country. As an organization, Iran Wire has trained more than 6,000 citizen journalists in the past 10 years. So we have a wide network of citizen journalists in all different parts of the country, in all 31 provinces of Iran. And we get the information from citizen journalists through different ways. And it's very difficult to refute something like that, because they think that they are countering the propaganda. And we're not talking about the war. We are not justifying the war. We are not justifying any kind of attacks in Iran. We are just reporting the truth, the economic truth in Iran. And the very fact is that if you talk to any Iranian, even if they are government supporters, they can tell you that for the past 5 decades, since the beginning of the Iranian Revolution, and even before the Iranian Revolution, there's been a mismanagement of the economy of Iran. There's been nepotism, there's been corruption. But in the Islamic Republic, specifically in the past 2 decades, there has been an elite group of officials and their cronies who've become very rich. They are taking advantage of their revolutionary backgrounds. भारत में ईरान के दूतावास का कहना है कि हमने जो खबर दिखाई वो गलत है, लेकिन हकीकत यह है कि यह खबर हमारी नहीं थी. यह खबर ईरान इंटरनेशनल की थी, जिसे हमने कोट किया, और जिस ईरानी मूल के पत्रकार ने इस खबर को लिखा वो अब भी सबूतों के साथ कह रहे हैं कि ईरान में लोग कीमतें बढ़ने के कारण राशन खरीदने को मजबूर हैं. और ऐसा ही नहीं, ये बात सिर्फ एक रिपोर्ट या एक पत्रकार के हवाले से आई है. तो देखिए, अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित न्यूज मैगजीन, जिसका नाम है द अटलांटिक, इसे दुनिया की सबसे पुरानी मैगजीन्स में से भी एक माना जाता है, जिसकी शुरुआत 169 साल पहले 1857 में हुई थी. अब 10 जून को जब हमने अपने शो में ये बताया कि ईरान के लोग जरूरी राशन भी ईएमआई पर खरीद रहे हैं,
तब 169 साल पुराने द अटलांटिक ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें यह लिखा गया कि तेहरान में कई जगह ऐसे बिलबोर्ड्स लगे हैं जिन पर यह लिखा है कि लोग जरूरत का सामान ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर खरीद सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पढ़कर बताती हूं, स्क्रीन पर जूम इन कीजिएगा। यह द अटलांटिक की रिपोर्ट है जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि अब एक ऐसी सच्चाई सामने आई है ईरान की इस रिपोर्ट में कि द क्राइसिस ईरान लीडर्स कांट इग्नोर, यानी वो क्राइसिस जिसको अब ईरान के नेता अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसी में जब आप जूम इन करेंगे तो हमने हाईलाइट किया है, अक्रॉस तेहरान बिलबोर्ड्स नाउ एडवर्टाइज इंस्टॉलमेंट प्लान्स टू पे फॉर बेसिक गुड्स। ये देखिए पूरे तेहरान में, ये देखिए पूरे तेहरान में बताया जा रहा है कि ऐसे बिलबोर्ड्स यानी बड़े बड़े इश्तेहार रोड के बगल में बड़े जो बिलबोर्ड्स हैं उन पर लगाए गए हैं कि लोग अब सामान इंस्टॉलमेंट पर भी खरीद सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा है बेसिक गुड्स के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा है बिलबोर्ड्स पर कि आप ईएमआई के जरिए उसको बेच सकते हैं। ये तो बात हो गई दी अटलांटिक। यहाँ ईरान कह सकता है कि दी अटलांटिक अमेरिका का है और इसलिए उसको इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। तो हम आपको गल्फ टाइम्स की ये रिपोर्ट दिखाते हैं जो कतर का बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है। ये भी साल 1978 में स्थापित हुआ था। अब हमारे शो में ये खबर चलने से 2 दिन पहले 8 जून को गल्फ टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा था कि ईरान में लोग ईएमआई पर राशन खरीद रहे हैं। इसमें शब्दशः ये लिखा था कि ईरानी मुद्रा रियाल लगातार दबाव में है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान के केंद्रीय बैंक के अनुसार मई में मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि साल दर साल महंगाई दर जो है वो 77% तक पहुंच गई। नकदी यानी कैश की कमी के कारण ज्यादा परिवारों ने उधार यानी क्रेडिट का सहारा लेना शुरू किया। और जब आप लोन देते हैं तो आपको किश्तों में उसका पैसा जमा करना ही होता है। जरूरी सामानों के लिए, सेवाओं के लिए, जैसे टैक्सी की सवारी, किताबों का भुगतान करने के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान्स यानी ईएमआई का सहारा लिया जा रहा है। अब समस्या यह है कि ये सारी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई दिनों से प्रकाशित हो रही है, लेकिन जब हमने इसे दिखाया तो ईरान के दूतावास ने खारिज किया, जबकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है कि ईरान में कीमतों में वृद्धि से बुरा हाल है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ही क्यों, ईरान की इस्लामिक सरकार खुद कह रही है। इस्लामिक सरकार खुद जो आंकड़े जारी करती है उसमें भयंकर आर्थिक संकट नजर आता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने खुद ये बताया है कि मई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 77.2% पर पहुंच गया। यानी जो खाने पीने का सामान, जरूरी चीजें हैं, उनकी महंगाई पिछले साल के मई के महीने के मुकाबले 77.2% बढ़ गई। और हमने भी यही आंकड़े अपने शो में आपको दिखाए थे। ईरान का सेंट्रल बैंक ये भी कहता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ अप्रैल महीने के मुकाबले 8.5% बढ़ा है, जिससे दवाइयां, टैक्सी किराया, तंबाकू, कम्युनिकेशन फीस यानी इंटरनेट और मोबाइल फोन की सेवाएं 113.8% महंगी हो गई हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ना ही ये आंकड़े किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हैं, ये ईरान के सेंट्रल बैंक के आंकड़े हैं। ईरान का एक निजी थिंक टैंक बगदाद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ईरान का मौजूदा आर्थिक संकट दूसरे विश्व युद्ध से भी भयानक है, जिसका जिक्र ईरान के सेंट्रल बैंक के आंकड़ों में मिलता है। 2015 में अमेरिका का $1 ईरान के 32,000 रियाल के बराबर था, लेकिन आज अमेरिका का $1 ईरान के 17 लाख रियाल के बराबर हो गया है। और फिर से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये आंकड़े ईरान के, फिर से सुनिए, ईरान के सेंट्रल बैंक ने दिए हैं, जिन्हें कोई भी इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकता है। ईरान के सेंट्रल बैंक की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो खुद ये लिखती है कि 20 अप्रैल से 20 मई के बीच ईरान में कुल महंगाई दर 53.9% हुई, जो युद्ध शुरू होने से पहले 46% थी। यानी ईरान सरकार के अपने आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमने जो रिपोर्ट दिखाई वो सच की कसौटी पर एकदम खरी उतरती है। अगर ईरान दूतावास को इस रिपोर्ट को खारिज करना है तो उन्हें जाकर ईरान इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट पर हमला करना चाहिए था। लेकिन जब ईरान के दूतावास ने इसे खारिज किया तो हमारे देश का एक वर्ग सच्चाई जानने के बजाय अपने ही देश पर सवाल उठाने लगा। जबकि ट्रोलिंग करने के बजाय ये लोग थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो इन्हें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का ये बयान एसोसिएटेड प्रेस पर मिल जाता, जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध लड़ रहा है और इस युद्ध के कारण महंगाई से लोगों को परेशानी होगी। फिर उस परेशानी का जिक्र करते ही
इतना गुस्सा क्यों? यही नहीं, ईरान के मशहूर अर्थशास्त्री सईद लेलाज कई जगह ये कह चुके हैं कि ईरान में सालाना महंगाई दर 80% पहुंच सकती है, जबकि ईरान के लोग 25% से ऊपर की महंगाई दर का बोझ सह ही नहीं सकते। ईरान के दूतावास ने यह भी लिखा कि उसे ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर यकीन नहीं है और भारतीय मीडिया को ईरान के विश्वस्त चैनलों से ऐसी खबरों का सत्यापन करना चाहिए। हमने सोचा कि हम ये भी करके देख लेते हैं। इसके लिए हमने तेहरान टाइम्स के पिछले 3 महीनों के लेख सारे के सारे खंगाले, जिस पर ईरान की सरकार पूरा भरोसा करती है। तेहरान टाइम्स की शुरुआत साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद हुई थी, जो वहां का सबसे बड़ा प्राइवेट मीडिया संस्थान है। जब आप तेहरान टाइम्स की आधिकारिक वेबसाइट को खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेहरान टाइम्स ने 27 फरवरी के बाद, जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, ईरान में रोजमर्रा की चीजों की बड़ी कीमतों पर कोई लेख ही नहीं लिखी है। जो बात वहां की सेंट्रल बैंक भी बता रहा है कि इतनी कीमतें बढ़ी हैं या इतना महंगाई दर में इजाफा हुआ है, वो खबर भी एक बार भी तेहरान टाइम्स में नहीं है। और वो इस आखिरी खबर जो है इस पर, वो 27 फरवरी को लिखी गई थी, जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ। 27 फरवरी को तेहरान टाइम्स ने लिखा था कि ईरान में महंगाई दर फरवरी महीने में 46.3% हो गई है, जिससे आर्थिक संकट गहरा हो गया है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेहरान टाइम्स में इस पर हर महीने एक लेख लिखा जाता था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद तेहरान टाइम्स ने इस पर लेख छापना बंद कर दिया। जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर लागू हुआ, तब उसके बाद पिछले महीने हमारी सहयोगी गीता मोहन खुद ईरान गई थी। वहां ईरान के लोगों ने उन्हें यही बताया था कि वहां कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, उनके लिए जरूरी चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है। और हम चाहते हैं कि यह रिपोर्ट पूरा देश देखे, खुद तय करे कि क्या ईरान के लोग भी झूठी खबर फैला रहे हैं। ये है ग्रैंड बाजार, 500-600 साल पुराना ग्रैंड बाजार तेहरान के बिल्कुल बीचों बीच है। इसे हार्ट ऑफ तेहरान या फिर हार्ट ऑफ ईरान कहा जाता है, जहाँ पे सब कुछ बसता है, या आप लोग कहें बाजार, बिजनेस, लाइवलीहुड, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। जब रेवोल्यूशन और मूवमेंट्स होते हैं वो भी इसी जगह से शुरू होता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये, ईरान के सांस्कृतिक हेरिटेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और 10-10 किलोमीटर लॉन्ग एक लेन है और हर लेन में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस पूरे बाज़ार को बनाया गया है। एक पूरा जो लेन है यहाँ पर अगर आप देखें ज्वेलरी का है, कहीं और जाएंगे तो आपको स्पाइसेस मिलेंगे, घर के सामान मिलेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हार्ट ऑफ तेहरान ग्रैंड बाज़ार में हम खड़े हैं और आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे यहाँ पे लोगों के पास और कैसे यहाँ से ही शुरू होता है कल्चरल हेरिटेज ईरान का। How much is the goze sabzi for? 550 for 1 kg. 550 is what? Toman. Toman, 1000 toman, yeah. And how much in This real? packet is 1 kg. How much in real? In real added 1 zero. Add one more zero. So how much is it? $4. $4. So $4 is 550,000, right? Aga sahab, $4 is 550 tomans. 550 in real. 500, yeah. 5 million. 5 million. Added 1 zero. 5 million real translates to about $4-5 is what this is, what the cost of the green plums are. Seeing the currency that I'm going to show you, this is 2 million real. 2 million real translates to how much, Aga sahab? $1.5 somehow. $1.5. $1.5, which would mean about 100 or 150 rupees. That's $2 million. खूबसूरती की बात करें तो तेहरान की का कोई जवाब नहीं। यहाँ के लोग, यहाँ की जगह, लेकिन यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत हैं। जहाँ एक ज़माना था जब यहाँ पे बहुत पर्दा होता था, अब आपको दिखेंगे अलग अलग किस्म के लोग, कुछ जो करते हैं, कुछ जो नहीं भी करते हैं, और वो रिलैक्सेशन आया है बड़े ही जद्दोजहद के साथ। What is interesting यहाँ पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो आप सामान यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक इटालियन ब्रांड है।
विडेल्मी, राइट, दिस इज विडेल्मी, इटालियन ब्रांड है जो लाइसेंस के साथ ईरान में बेच रहे हैं। हमने हर जगह जाके देखा, कई सारे मॉल्स में भी देखा, इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे आराम से अपने लाइसेंस के साथ बेच रहे हैं। तो सैंक्शंस का जो मकसद है वो क्या रहा? जब सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, जब हम यहाँ पे फरवरी में आए थे तो हमने आपको दिखाया था और फिर से दिखा रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स कुछ नाम बदलकर, कुछ नाम के साथ यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा मार्केट है ईरान, बहुत लोग हैं जो एटलीस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत फोकस करते हैं, लेकिन हर ब्रांड आपको ईरान में नजर आएगा। खैर, आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले होने वाले बहुत बड़ा हमले को फिर से आखिर क्यों टाल दिया, और क्या वाकई अब ये युद्ध खत्म हो गया है? कल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिकी सेना खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगी, ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी जाएगी। लेकिन बयान के कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत हाई लेवल तक पहुंच गई है, उनकी शर्तों को मंजूरी भी मिल गई है। अब बहुत लोग इसे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया शक करने लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन क्या कहते हैं और फिर अगले दिन क्या कहते हैं, इसका कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है, इसीलिए ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि बातचीत और अंतिम बिंदुओं पर सभी पक्षों ने मंजूरी दे दी है। ट्रंप की ओर से दावा किया गया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की डील अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पीस डील पर हस्ताक्षर के लिए जेडी वैंस इस हफ्ते के अंत तक यूरोप जाएंगे। यानी ट्रंप के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में ईरान के साथ युद्ध भी खत्म हो जाएगा और अमेरिका के साथ उसकी डील भी हो जाएगी। I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it. And they've done it in the most powerful way you can do it. ट्रंप के दावों की माने तो ईरान इस बात पर राजी है कि वो अब कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई भी इस बात पर राजी हो गए हैं और उन्होंने ईरान के वरिष्ठ नेताओं को अमेरिका से डील करने की अनुमति दी है। अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी खत्म हो जाएगी और वहां पर युद्ध से पहले वाली स्थिति लौट जाए। डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों के बीच ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज का कहना है कि उनके पास ईरान अमेरिका पीस डील का 14 पॉइंट वाला मेमोरेंडम ड्राफ्ट है और इसमें सारे पॉइंट हैं जिस पर दोनों देशों की बातचीत चल रही है। इसमें कुछ खास पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको लेकर असली विवाद अभी तक है, मामला फंसा है। अब कहा जा रहा है कि उन पर भी फाइनल बात हो गई है। जैसे इस ड्राफ्ट में सभी फ्रंट पर लिखा है कि सभी फ्रंट पर वॉर रोकने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी है। अब लेबनान पर तो इजराइल हमले लगातार कर रहा है। इन हमलों को लेकर ईरान नाराज था, उसे अमेरिका से बातचीत भी बंद कर दी थी। इसके अलावा इसमें शर्त है कि अमेरिका आगे से कभी भी ईरान के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगा। दरअसल ईरान सरकार अपने खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में अमेरिका की ओर से बयानबाजियां नहीं चाहता है। युद्ध से पहले जब ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। ड्राफ्ट के एक पॉइंट में अगले 30 दिनों में दोनों देशों की नाकेबंदी को हटाने की बात कही गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने का वादा किया गया। ईरान ने शर्त रखी कि उसके आसपास के क्षेत्र से अमेरिकी सेनाएं पूरी तरह से हटा दी जाएंगी और ईरान के कच्चे तेल पर लगा प्रतिबंध भी हटेगा। इसके अलावा इस पर सहमति बनी कि एनपीटी के तहत ईरान अब से कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने की जिद नहीं करेगा। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी तरह कोई मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन मेहर न्यूज का दावा है कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी है वो सारे मुद्दे उनके द्वारा एक्सेस किए गए ड्राफ्ट में शामिल है। मेहर न्यूज के दावों से अलग ईरान के विदेश मंत्रालय ने बातचीत की बात तो कबूल की है, लेकिन किसी तरह के आखिरी नतीजे तक पहुंचने से इनकार किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बेगई ने कहा है कि जो भी शर्तें सामने आई उन पर ईरान के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। उनका कहना है कि अभी सोच विचार चल रहा है, नतीजे पर नहीं पहुंचे। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में नवंबर से पहले इस मामले को सुलझाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो एक दिन पहले बड़े हमलों की चेतावनी देते हैं, तो जैसे ही उन्हें लगता है कि बातचीत से मामला तुरंत बन सकता है, फैसला पलट देते हैं।
नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है। 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, 35 सेनेट सदस्य चुने जाने हैं। चुनाव से पहले ट्रंप ईरान के साथ डील करके अपनी पार्टी पर घरेलू दबाव को कम करना चाहते हैं ताकि संसद में उनकी स्थिति मजबूत रहे, भविष्य में उनकी नीतियों को लागू करने में कोई समस्या ना हो। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप के खिलाफ उनके ही देश में एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि युद्ध का आर्थिक असर महसूस किया गया है। ट्रंप ऐसे रास्ते की तलाश में है जिससे युद्ध भी खत्म हो जाए, उनकी छवि को भी नुकसान ना। पाकिस्तान से बड़ा कपटी देश कोई नहीं, जेब में रेडीमेड आतंकी रखकर खुद को शांति का दूत बताने वाला देश, और भारत के उभरते कश्मीर पर छाती पीटकर अपने कब्जे वाले कश्मीर में मासूमों का खून बहाता पाकिस्तान। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना सरकार के द्वारा पीओके के आम नागरिकों का नरसंहार हो रहा है। अब स्थिति यह है कि पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। आजकल पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। शाहबाज की सरकार मुनीर की सेना के जुल्मों से परेशान हो चुके हैं। पीओके में मूलभूत जरूरतों के लिए लोग सड़कों पर हैं। आसिम मुनीर के निर्देश पर बिजली, पानी, रोटी संकट पैदा है, और ऐसे में जो भी मूलभूत सुविधाओं की मांग पीओके में कर रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 50 से ज्यादा मासूम लोगों को मुनीर की सेना गोलियों से छलनी कर चुकी है। यह सिलसिला लगातार जारी है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार ने इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उन लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। जब भी वो इसकी मांग करते हैं, गोलियां मिलती हैं। वो खुद कह रहे हैं। कल पाकिस्तानी सेना के जवानों ने रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड पर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर बिना किसी चेतावनी फायरिंग शुरू कर दी। खबर है कि इस फायरिंग में 16 लोग मारे गए, 37 घायल हो गए, और वो भी गंभीर रूप से। पाकिस्तानी सेना ने AK-47 राइफल से ये फायरिंग की है, अंधाधुंध फायरिंग, और इस वजह से लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। ईदगाह ग्राउंड पर शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तानी सरकार सेना विरोधी प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवान वहां पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को भगाना शुरू किया। जब प्रदर्शनकारी हटने से इनकार करने लगे तो उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक रावलकोट के इस ईदगाह मैदान और उसके आसपास 60 से 70 हजार के करीब प्रदर्शनकारी मौजूद थे। ये लोग पिछले प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग भी कर रहे थे। 8 जून से ही पीओके में पाकिस्तान सरकार सेना के जुल्मों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। आम लोग निकले हैं। पाकिस्तानी सेना रह रहकर उनकी जान ले रही है। पाकिस्तानी सेना की इस फायरिंग में अब तक 53 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हैं। पीओके के प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार से आटा, चावल, बिजली जैसे मूलभूत जरूरतों की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन लाठी, डंडे और अब तो गोलियां मिल रही हैं। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की घटनाओं ने पीओके में आग भड़का दी है। कई क्षेत्रों में बाजार बंद रखा गया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ दावा है कि वहां जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। लोग नारा लगा रहे हैं। हमने पहले भी आपको दिखाया, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तानी सेना द्वारा फायरिंग के बावजूद प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं। आज जुमे की नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बड़े राजनीतिक भूकंप से गुजर रही है। कोलकाता से दिल्ली तक ममता बनर्जी के सियासी साम्राज्य की चूलें हिल रही हैं। आज लोकसभा स्पीकर को भेजे गए उस गोपनीय पत्र की कॉपी सामने आई जिसमें बागी सांसदों ने हस्ताक्षर के रूप में अपनी सहमति दर्ज कराई थी। 18 मई की तारीख वाले इस पत्र पर 5 या 10 नहीं बल्कि टीएमसी के 19 सांसदों के दस्तखत अंकित हैं। 19 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से गुहार लगाई है कि उन्हें संसद में एक अलग संसदीय गुट यानी सेपरेट पार्लियामेंट्री फैक्शन के रूप में मान्यता दी जाए। बागियों का दावा है कि उनके पास पार्टी के 2/3 सांसदों का समर्थन है, इसलिए दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता। इस लिस्ट में जो नाम है उन्होंने सबको चौंका दिया। काकुली घोष दस्तीदार पहले से थी। शताब्दी रॉय, प्रसून बंदोपाध्याय जैसे पुराने चेहरों से लेकर यूसुफ पठान, जून माल्या, रचना बैनर्जी, सायोनी घोष जैसे नाम भी इस बागी गुट का हिस्सा है। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसे लेकर सब हैरान हैं और वो नाम है सायोनी घोष। सायोनी घोष जो कभी ममता बनर्जी की बेहद करीबी युवा विंग की कमान संभालती थी, आज बागियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं। ये वही सायोनी घोष है जिनका एक गाना काबा मदीना, उनके कुछ पुराने बयान सोशल मीडिया पर अक्सर विवादों का कारण बनते रहे, लेकिन आज सायोनी घोष की पलटी ने सबको चौंका दिया।
যার সখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা যার সখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। आखिर इन सांसदों की नाराजगी क्या है? क्या चाहते हैं ये बागी? बागियों का आरोप है कि टीएमसी में अब सांसदों और जमीन से जुड़े नेताओं की कोई सुनवाई नहीं। सांसदों का कहना है कि पार्टी में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी है। सवाल है कि आज ही अचानक ये क्या स्थिति आई और आगे क्या होने वाला है। साफ कर दें कि ये बागी सांसद फिलहाल बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनका दावा है कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है। पार्टी के सिंबल पर उनका हक है। रविवार को यह बागी गुट बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर सकता है और सोमवार को सीधे लोकसभा स्पीकर से मिलकर अलग बैठने की आधिकारिक मांग करेगा। दिल्ली में नीति आयोग की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में करीब करीब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। उन्होंने सभी राज्यों को एल नीनो के बारे में तैयार रहने के लिए चेतावनी दी है। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सभी राज्यों को इस समस्या से निपटने की तैयारी करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इस बार देश को मौसम की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एल नीनो और उसका खतरा, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हर तरह की स्थिति से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्यों में जल संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए कहा। अब सवाल यह है कि क्या एल नीनो इतना बड़ा खतरा है जिससे पीएम इसे फ्लैग कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको एल नीनो को समझना होगा। प्रशांत महासागर में 3 मुख्य जलवायु प्रणालियां काम करती हैं, जिसमें एक एल नीनो, दूसरा है ला नीना और तीसरा है न्यूट्रल। सामान्य भाषा में कहें तो एल नीनो का प्रभाव पड़ने पर सामान्य से कम बारिश, ला नीना के प्रभाव से सामान्य से अच्छी बारिश और बारिश के कम या ज्यादा होने का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। एल नीनो कहा है पीएम मोदी ने, जिससे सावधान किया है, जिसका सीधा मतलब है इसका प्रभाव भारत के मानसून पर दिखने वाला है। एल नीनो जलवायु के उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सा का समुद्री जल सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे दुनिया भर में हवा बारिश का पैटर्न बदल सकता है। भारत में इससे सबसे बड़ा असर मानसून पर पड़ता है, कम बारिश होगी। दुनिया के मौसम पर नजर रखने वाली संस्थान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जून 2026 में एल नीनो बन रहा है। इसका प्रभाव पड़ने की आशंका 80 से 90% तक है। एल नीनो के प्रभाव से भारत में मानसून कमजोर पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही इस बार सामान्य से कम बारिश का अनुमान दिया है और एल नीनो के प्रभाव से स्थिति और खराब होने की आशंका है। कम बारिश का मतलब ज्यादा गर्मी, हीट वेव के लंबे चरण। बारिश कम होगी तो इसका असर खेती पर पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में सूखे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। खेती पर बुरा असर पड़ेगा तो देश में खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि एल नीनो का प्रभाव केवल भारत पर होगा। दरअसल प्रशांत महासागर में होने वाली इस जलवायु घटना का असर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरे क्षेत्र और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी दिखेगा। इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर सूखा पड़ने, ज्यादा बारिश का खतरा होगा, लेकिन उम्मीद है कि हिंद महासागर की वजह से एल नीनो का प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है, जिससे राहत मिल सकती है। तारीख 12 जून 2025। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे ने पूरे देश को दहला दिया था। कुछ सेकंड्स के भीतर 260 जिंदगियां खाक हो गई। आज इस भयानक त्रासदी को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। जहन में सिर्फ एक सवाल कि आखिर उनके अपनों की मौत का गुनहगार कौन है? ब्लैक बॉक्स की जांच कहां पहुंची? क्यों अंतिम रिपोर्ट आने में देरी हो रही? मुझे लगता है कि 1 साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने, सबने याद ना किया हो। यही उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है और बस हम लोग सब उनके सेवा कार्य आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं तो आखिरी सांस तक यहाँ लड़ने वाला हूँ कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए
कि इसके पीछे कारण क्या है। ब्लैक बॉक्स डेटा चाहिए हमको, बस यही डिमांड है हमारी। एग्जैक्ट जो पॉइंट होना चाहिए कि यही इसी वजह से हुआ है वो हमें नहीं मिला है। और ये जो ब्लैक बॉक्स की बात चल रही है कि ब्लैक बॉक्स का डेटा रिलीज़ होगा, उसमें सब पता चलेगा, तो ना ब्लैक बॉक्स का अभी तक कोई डेटा रिलीज़ हुआ है ऐसा कुछ। तो अभी तक सब अंधेरे में, ये एग्जैक्ट रीज़न किसी को मालूम नहीं पड़ा है कि किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। आज कहीं भी जाते हैं तो लोगों को ऐसा है कि उनको इतने पैसे मिल गए, पर लोगों को ये नहीं समझ आता। कहीं भी जाते हैं तो लोग ऐसे पूछते आपको पैसे मिल गए, पर उनको वो कोई ऐसा नहीं पूछता कि आपके घर में आप कैसे जी रहे हो, एक इंसान की कीमत है। मतलब उन लोगों को ऐसा है बस पैसे आ गए, इंसान की मतलब जो वैल्यू है वो खत्म हो गई। पिता के खोने का दुख मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते, परंतु मैं ये बता सकता हूं कि एक मार्गदर्शक, एक पथदर्शक और एक मेंटोर का लॉस जो है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये काफ़ी बड़ा है। ब्लैक बॉक्स डेटा के रिगार्डिंग हम खुद ही फाइट कर रहे हैं। जो हमें डेटा नहीं मिल रहा है, कोई ट्रूथ पता नहीं चल रहा है, क्या सच है वो हमें अभी तक पता नहीं है। बस वो सच जानने की हमारी पूरी प्रोसेस चल रही है जिससे हम फाइट कर रहे हैं।